जी, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा। तो जो हेड इंजरीज़ होती हैं ना, अब उनमें स्कैल्प की इंजरी हो सकती है, स्कल की इंजरी हो सकती है या ब्रेन की इंजरी हो सकती है। तो तीनों पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। अगर स्कैल्प की बात करें तो बहुत आसान है, स्कैल्प के पास बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो अगर लैसेरेशन स्कैल्प में होगी तो सीवियर ब्लीडिंग होगी, और अगर इसको कंट्रोल ना किया तो बहुत सीवियर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो है उसकी डिब्राइडमेंट करनी है, वो उनकी सूचनिंग कर देनी है और फिर पेशेंट को रिससिटेट करना है। स्कल इंजरी की तरफ आते हैं, मतलब स्कैल्प में बस इतना ही था। स्कल इंजरी की तरफ आते हैं, तो स्कल की इंजरी होती है वो उसमें लीनियर फ्रैक्चर होते हैं और उसमें डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं। जो लीनियर है वो तो सिंपली समझ आया ना कि लीनियर एक फ्रैक्चर हो गया बोन का। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में ये होता है कि बोन डिप्रेस भी हो जाती है, और इस जब वो डिप्रेस होती है तो वो फर्दर एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल हेमाटोमा कॉज करा सकती है, ठीक है। और जब भी बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर होगा ना, तो उसकी वजह से सीएसएफ राइनोरिया होगा, सीएसएफ जो है वो नोज से लीक करेगा, ये सीएसएफ ओटोरिया होगा। अब बेस ऑफ स्कल में फर्दर तीन फोसा हमने बनाए हुए हैं, इंटीरियर फोसा, मिडल फोसा, पोस्टीरियर फोसा। तो हम इन तीनों को देखते हैं, फिर मैं आपको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का बताती हूँ कि कैसे मैनेज करना है। पहले हम इन फोसा को देख लेते हैं। अगर इंटीरियर फोसा का फ्रैक्चर हो तो एक तो नेजल ब्लीडिंग, मतलब इंटीरियरली कौन कौन सी चीज़ें, नोज है तो नोज में से ब्लीड होगा, आईज है तो पेरिऑर्बिटल हीमाटोमा होगा, ठीक है, जिसको रकून्स आई कहते हैं, इसकी आपने गूगल करके फोटो देख लेनी है। सीएसएफ राइनोरिया होगा, और जो क्रेनियल नर्व इंजरी होगी वो फर्स्ट 6 नर्व्स की इंजरी हो सकती है, ठीक है। सारी इंटीरियर इंटीरियर वाली चीज़ें आ गई। अगर मिडल फोसा की बात करें तो मिड में क्या है, ईयर है, तो ईयर से ब्लीडिंग हो सकती है, सीएसएफ ओटोरिया हो सकता है, और जो क्रेनियल नर्व है वो 7 और 8 की इंजरी हो सकती है, क्योंकि ईयर से रिलेटेड ये ही है, ठीक है, फेशियल नर्व और वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। पोस्टीरियर फोसा की बात करें तो पोस्टीरियर में क्या है, सब ऑक्सीपिटल रीजन है, वहाँ पे ब्रूजिंग आपको मिल सकती है, 9, 10, 11 नर्व्स की इंजरी हो सकती है, और एक बैटल साइन होता है कि जो मैस्टोइड रीजन है ना, वहाँ पे ब्रूज आपको मिलता है। तो पोस्टीरियर में ज़्यादातर ब्रूजिंग मिल रही है और क्रेनियल नर्व इंजरी हो सकती है। आगे उसने कहा है कि जो मैंने आपको एंटीरियर फोसा के फ्रैक्चर पे पेरिऑर्बिटल हीमाटोमा बताया, रकून आई बताया, इसको डिफरेंशिएट आपने करना है ब्लैक आई से। ब्लैक आई एक सुपरफिशियल सा हीमाटोमा है, आईलिड का एक हीमाटोमा है, ठीक है। और ये डायरेक्ट इंजरी, अगर डायरेक्टली कोई ब्लो हो आई पर तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेरी नहीं सॉरी सब क्यूटेनियस सुपरफिशियल हीमाटोमा बन जाता है। और जो पेरिऑर्बिटल हीमाटोमा है वो असल में सब कंजक्टिवल हैमरेज है, ठीक है, और ये फ्रैक्चर की वजह से है। अब अगर पेशेंट स्कल इंजरी का पेशेंट आया है तो उसको सबसे पहले तो अच्छा, आपके पास कभी भी ट्रोमा का पेशेंट आएगा ना, आपने एटीएलएस ज़रूर वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद लीनियर फ्रैक्चर तो यूजुअली कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है उनको। और अगर डिप्रेस्ड बोन फ्रैक्चर हो तो उनको जो है वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, अगर वो इंडिकेशंस प्रेजेंट हैं तो आप इन्हें एलिवेट करोगे। अब वो इंडिकेशंस क्या है, अगर डिप्रेशन जो है वो स्कल बोन थिकनेस से ज़्यादा है, या अगर डिप्रेशन के साथ हीमाटोमा एसोसिएटेड है, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन की वजह से सब ड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा बन जाता है, तो अगर वो हीमाटोमा प्रेजेंट है, या पेशेंट डिप्रेस फ्रैक्चर के साथ आया और उसको फिट्स है, या ये एक ओपन फ्रैक्चर है, इन सब केसेस में आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उसे एलिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है जी तीसरा सेगमेंट हमारी न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा का, दैट इज ब्रेन इंजरी। अब ब्रेन में प्राइमरी इंजरी आएगी, सेकेंडरी इंजरी आएगी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी क्या है कि डायरेक्टली ब्रेन का ट्रॉमा हुआ है। अब जिस जगह पे इम्पैक्ट हुआ है, यानी जिस जगह पर हेड आपका टकराया है किसी चीज से और उस वजह से ब्रेन इंजरी हुई है, तो उसको कोप इंजरी कहेंगे एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट। और जो दूसरा ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इंजरी हुई है, उसको काउंटर कोप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कंकशन हो सकती है, बोन फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, एक्सोनल इंजरी हो सकती है, ब्रेन स्टम की कॉन्ट्यूजन हो सकती है, ये सारा कुछ हो सकता है। अब ये जो मैंने नाम बताया इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सोनल इंजरी, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसमें क्या होता है कि जो ग्रे और व्हाइट मैटर का इंटरफेस है वहाँ शीरिंग हो जाती है, और इसकी वजह से जो व्हाइट मैटर है उसकी इंजरी हो जाती है। अब जब व्हाइट मैटर की इंजरी होगी तो ब्रेन एट्रोफी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइप होगी ब्रेन इंजरी की। दूसरी थी सेरिब्रल कॉन्कशन। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, अमनीजिया के साथ पेशेंट आपके पास आता है, सही है, तो अमनीजिया के साथ आएगा तो हमारा डायग्नोस बन जाएगा। सेरिब्रल कन्फ्यूजन और लेसरेशन, इसमें क्या होता है कि आपको लेसरेशन नजर आती हैं, सेरिब्रल कंट्यूजन, सॉरी कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्ट्यूजन है। तो कॉन्ट्यूजन हो, ब्रूज हो, लेसरेशन हो, वो हमें एज विजिबल होती है। आपको हैमरेज नजर आ रहे होंगे और सीटी स्कैन आप देखोगे तो आपको ब्रेन में हैमरेज नजर आएंगे, तो ये हमारे पास डायग्नोस बन जाता है लेसरेशन का, सेरिब्रल लेसरेशन का, ठीक है। ये तो थी प्राइमरी ब्रेन इंजरी। और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की बात करें तो सेकेंडरी होती है कि डायरेक्टली ट्रोमा की वजह से या डायरेक्टली इम्पैक्ट की वजह से नहीं हुई, ये हुई है हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपरकैप्निया की वजह से, हाइपोटेंशन यानी इस्कीमिया, या इंट्राक्रेनियल हैमरेज, या मतलब इंट्राक्रेनियल हैमरेज का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल हीमाटोमा, या मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, ये सारे। अगर हम इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर लें तो हम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है ब्रेन इंजरी के। यूजुअली जब ब्रेन इंजरी होती है ना तो इंट्राक्रीनल प्रेशर रेज होता है, तो जब इंट्राक्रीनल प्रेशर रेज होता है तो जितने भी फीचर हैं वो इंट्राक्रीनल प्रेशर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इंट्राक्रीनल प्रेशर रेज होगा तो वो जो सेरिब्रल परफ्यूजन है उसको रिड्यूस कर देगा,
ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सेरिब्रल परफ्यूजन रेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से सेरिब्रल इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो आपका हार्ट पंप कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, या आपकी रिस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, जो सेंटर है उसको ब्लड नहीं मिलेगा। जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि कोई मसला चल रहा है, तो वो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। तो अब सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया, और साथ ही जैसे ही आपको पता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया, तो उसको कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स। इरेगुलर रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर रेज्ड है और ब्रेडिकार्डिया है। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको ब्लड नहीं मिला। उसको ब्लड क्यों नहीं मिला? क्योंकि सेरिब्रल परफ्यूजन डिक्रीज कर गई है। क्यों डिक्रीज? क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड है, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्यों रेज्ड है? क्योंकि ब्रेन इंजरी है। तो इस तरह से जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड होता है तो कुशिंग रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुशिंग रिफ्लेक्स के अलावा ये तो साइंस है ना, इनके अलावा हेडेक के साथ पेशेंट आ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, पेपिलिडिमा, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, पेशेंट जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा का होगा उसमें एक ल्यूसिड इंटरवल भी आपको मिल सकता है। ल्यूसिड इंटरवल को जब हम आगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा को डिटेल में देखेंगे ना, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि ल्यूसिड इंटरवल ये होता है कि पहले पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, फौरन ट्रोमा के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर उठता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा कोमा में चला जाता है। सही है, तो इसको ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। एक्सिडेंटल हेमाटोमा में ये होता है। और बाकी जो जनरल जो साइन सिम्टम्स हो गए मैंने आपको बता दी। अब अगर पेशेंट ब्रेन इंजरी के साथ आ रहा है तब आपने कैसे मैनेज करना है? पहले तो एटीएलएस का प्रोटोकॉल होगा, यानी प्राइमरी सर्वे होगा, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सपोजर। स्पेशल जो केयर देनी है वो आपने स्पाइन को इमोबलाइज करना है, फिर बाकी सारी ट्रीटमेंट करने हैं। और सेकेंडरी सर्वे में आपने कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसका जो भी कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, क्योंकि ब्रेन इंजरी है तो आप कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करोगे, ठीक है। और जीसीएस होगा, मैंने कहा था कि मैं जीसीएस आपको इस चैप्टर में करवाऊंगी। तो जीसीएस के 3 कंपोनेंट है, आई ओपनिंग है, वर्बल रिस्पॉन्स है और मोटर रिस्पॉन्स है। जिस सीक्वेंस में मैंने बताया ना, इसी सीक्वेंस में इसका स्कोर है। आई ओपनिंग का 4 है, वर्बल का 5 है और मोटर का 6 है, ठीक है। अब आई ओपनिंग या तो स्पॉन्टेनियस, यानी उसने खुद ही आंखें खोली हुई हैं, तो 4 आ जाएगा। अगर वो खुद नहीं खोली हुई, बंद है, लेकिन आप उसको आवाज दे रहे हो तो वो आंखें खोल रहा है, तो 3 है। अगर आवाज देने पर नहीं बल्कि पेन के स्टिमुलस पे वो आंखें खोल रहा है तो 2 है। और अगर खोल ही नहीं रहा आंखें, ना पेन के स्टिमुलस पे ना आवाज देने पर, तो वो 1 है, ठीक है। 0 नहीं होता, 1 स्कोर। वर्बल है, अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे हम मैं और आप बात करते हैं, ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन है, तो 5। अगर उसकी कन्वर्सेशन डिसोरिएंटेड है, बोल तो रहा है लेकिन उसको नहीं पता चल रहा वो क्या बोल रहा है, वैसे कहते हैं ना कि उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो 4 है, ठीक है। अगर पूरी बात नहीं वो कर पा रहा, सिर्फ वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है। और मतलब ऐसे कोई सिमेट्री नहीं है, कुछ अजीब सा कोई ना कोई लफ्ज बोलता जा रहा है, तो वो 3 है। और अगर जो वर्ड्स हैं वो भी नहीं बोल पा रहा, सिर्फ साउंड्स आ रही हैं, तो वो 2 है। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा, ना आवाज, ना अल्फाज, ना बातें, कुछ भी नहीं, तो वो 1 है, ठीक है। मोटर रिस्पॉन्स, मोटर में सबसे ज्यादा स्कोर देखते हैं 6, अगर नॉर्मल हो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो। लोकलाइज पेन को कर रहा है तो 5 है। पेन जब आप स्टिमुलस देते हैं तो उसको विदड्रॉ कर लेता है अपनी लिम्ब को, तो वो 4 है। और अगर एब नॉर्मल फ्लेक्शन उसने की हुई है तो 3 स्कोर, अगर एक्सटेंशन की हुई है तो 2 स्कोर, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर वो 1 स्कोर, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना अच्छे से। जीसीएस हमारा सबसे हेल्पफुल चीज़ है जिसकी मदद से हम कॉन्शियसनेस असेस कर लेते हैं पेशेंट की। इसकी फर्दर हमने जो है वो डिग्रीज बना लें कि अगर जीसीएस 3 to 8 है तो सीवियर हेड इंजरी है, अगर 9 to 13 है तो मॉडरेट हेड इंजरी है, और अगर 14-15 है तो माइल्ड हेड इंजरी है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज ये सिस्टम है, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्वान्टिफाई कर देता है। और आगे एक और चीज़ बता रहा है कि शोक हो, या कोई ड्रग यूज़ की हो, या कोहल इंटॉक्सिकेशन हो, या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो, तो ये जो सारी चीज़ें ये जीसीएस को ऑल्टर कर देती है। मतलब ब्रेन इंजरी इतनी सवेयर नहीं हुई, बट वो इंटॉक्सिकेटेड था पर्सन, या उसने कोई ऐसी ड्रग यूज़ की हुई थी, या वो शौक में था, तो उस केसेस में वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, पहले इनको रूल आउट करना है, फिर जीसीएस आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर बच्चे हैं उनमें भी जीसीएस की थोड़ी लिमिटेड यूटिलिटी हो जाती है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको जो है वो हेड इंजरी के पेशेंट में सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। अब सीटी स्कैन के कुछ इंडिकेशंस हैं, हर किसी में जरूरत नहीं होती। अब एक बच्चा आपके पास आ गया, वो गिरा है चारपाई से या वो गिरा है सीढ़ियों से, तो उसका सीटी करवाने तो नहीं भेज दोगे ना आप। अब सीटी स्कैन की कुछ इंडिकेशंस हैं। जीसीएस अगर 13 से कम है, आपने जीसीएस किया और वो 13 से कम आया तो उसका सीटी करवाना पड़ेगा। जीसीएस 13 या 14 आया एट 2 आवर्स, 2 आवर्स के टाइम पीरियड में अगर 14 भी आ रहा है तो आप सीटी करवा लो, ठीक है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, स्कल का फ्रैक्चर है, तब भी आप सीटी स्कैन करवाओगे। अब वो ओपन है, डिप्रेस्ड है, या बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर है, तब आपको सीटी करवाना है। लीनियर फ्रैक्चर में ऐसे जरूरत नहीं है। वोमिटिंग उसको आ रही है, मोर देन 1 एपिसोड हो चुके हैं वोमिटिंग के।
एल्डरली पेशेंट है, उनमें माइल्ड इंजरी भी होगी तो हम सीटी करवा लेंगे, ठीक है। वो वाला पेशेंट जो वारफेरिन ले रहा था, एंटी कोएगुलेंट है, तो हम सीटी करवा लेंगे कि अंदर हीमाटोमा बन सकता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बहुत डेंजरस था, जैसे पेडिस्ट्रियन था और वो किसी गाड़ी से टकरा गया है, या वो बहुत ऊंची जगह से गिरा है, या वो चलती हुई गाड़ी से गिर गया है, ट्रेन से गिर गया, ट्रेन से गिर के तो वैसे उसके बचने के चांस कम ही है, मतलब किसी भी चलती हुई गाड़ी से गिर गया तो फिर उसका सीटी करवाएंगे। अमनीजिया उसको चल रहा है मोर देन 30 मिनट्स, मैंने कहा था कि सेरिब्रल कॉन्कशन के पेशेंट वापस अमनीजिया के साथ आएंगे, तो ये सारी इंडिकेशन हो गई आपके पास सीटी स्कैन की, सही है। इनको याद कर लें अच्छे से। जीसीएस से रिलेटेड दो हैं, दो जो है वो आपकी सिम्टम से रिलेटेड है, जैसे वोमिटिंग और अमनीजिया, ठीक है। उसके बाद एक जो है आपकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी से रिलेटेड है, दो आपकी पेशेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड है कि एल्डरली पेशेंट यानी उसकी एज, और दूसरा वारफाइन थेरेपी, और एक स्कल फ्रैक्चर, तो इस तरह से याद कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कि इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। आपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब पेशेंट कॉन्शियस था, ओरिएंटेड था, उसका सीटी ब्रेन नॉर्मल आया, या कोई उसने अल्कोहल ड्रग्स वगैरह नहीं ली हुई थी, एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मेल उसके साथ था, लाइक उसका फादर था, उसका ब्रदर कोई भी था, तो आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया कि नॉर्मल है ये। लेकिन उसके बाद आपने साथ एडवाइस करने हैं उसकी फैमिली को कि अगर इनमें से कोई कंडीशन हो, इनमें से कोई साइन सिम्टम हो, तो आपने फौरन से वापस बच्चे को लेकर आना है या इस पर्सन को लेकर आना है। क्या? अगर उसको परसिस्टेंट हेडेक है, रुक ही नहीं रहा, अगर उसको परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, अगर वो ड्राउजी है, मतलब कॉन्शियस नहीं है, उसकी विजुअल डिस्टर्बेंस है, या उसको लिम्ब वीकनेस या नमनेस है, तो ये सारी चीजें हैं जो अर्जेंट मेडिकल अटेंशन जो है वो रिक्वायर है। वॉमिटिंग, एमनीजिया, ड्राउजीनेस, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, लिम्ब वीकनेस। नेक्स्ट चलते हैं जी इंडिकेशंस की एडमिशन के लिए, कि पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया था, आपने उसको डिस्चार्ज नहीं करना बल्कि आपने उसको एडमिट करना है। कब? अगर उसको मोर देन 5 मिनट तक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रहा है, अगर उसको कन्फ्यूजन है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट है, मतलब जो चीज़ें उसको डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी थी उनका उल्ट कर लें तो वो सारी एडमिशन वाली बन जाती हैं, ठीक है। डिस्चार्ज के लिए पेशेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, एडमिशन के लिए पेशेंट कंफ्यूज होना चाहिए। डिस्चार्ज के लिए उसको कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, एडमिशन के लिए वॉमिटिंग हो, हेडेक हो, नोजिया हो। डिस्चार्ज के लिए एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मेल चाहिए और एडमिशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मेल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, एक ये भी है कि डिस्चार्ज के लिए कॉन्शियसनेस जरूरी है और एडमिशन के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ रहा था जी ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करना है ब्रेन इंजरी को। तो पहले तो ये था ना, बल्कि हम ट्रीटमेंट ही डिस्कस कर रहे थे कि हमने उसका प्राइमरी सर्वे किया, सेकेंडरी सर्वे में हमने डिटेल में देख लिया कि अगर हम सेकेंडरी में हमें सिटी करवाना पड़ा है तो उसकी क्या इंडिकेशन है। अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आ जाता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सबसे पहले तो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, जिसकी वजह से आपने देखा कि सेरिब्रल परफ्यूजन खराब हो रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए मैनिटोल देते हैं 1 ग्राम/kg, आईवी बोलस देना है, इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंट्रोल होगा और ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। बारबिट्यूरेट दे सकते हो आप, बारबिट्यूरेट जो 5 mg/kg देते हैं। स्टीरॉइड्स दे सकते हो, डेक्सामेथाजोन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टेबलाइज कर देते हैं। हाइपर वेंटिलेशन जरूरी है क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा हुई है वो वॉश आउट हो जाएगी। और ठीक है, और ये क्यों जमा हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि हमने देखा था कुशिंग रिफ्लेक्स में ब्रेडिकार्डिया, तो उस ब्रेडिकार्डिया की वजह से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेसिव जमा हो गई थी। उसके बाद फ्यूरोसामाइड देनी है, तो मैनिटोल, बारबिट्यूरेट, स्टेरॉइड, हाइपरवेंटिलेशन, फ्यूरोसामाइड, ये सारी आईसीपी को ट्रीट कर रही हैं, रेज्ड आईसीपी को। फिर एक और मसला था कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, उस केस में एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल हेमाटोमा, उस केस में क्या करना है? मैंने कहा था ना कि डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर हीमाटोमा करवा दे, उस केस में आपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना है, उनको इवैक्यूएट कराना है हीमाटोमा को। थर्ड चीज, अगर फ्रैक्चर हुआ है स्कल का और वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, यानी वो फिट्स हो रहे हैं उसके साथ, हीमाटोमा है उसके साथ, या उसकी स्कल थिकनेस से ज्यादा डिप्रेशन हो गई है, ठीक है, या ओपन फ्रैक्चर है, इन सब केसेस में आपको उसे एलिवेट करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ फिट्स, अगर पेशेंट को फिट्स हैं तो क्या करो, लोराज़ेपाम दे दो, बोलस 1 mg बोलस, फेनाइटन, वेल्प्रोइक एसिड, ये सब चीजें। तो जो ब्रेन इंजरी की मैनेजमेंट है ना, स्कल की तो मैनेजमेंट फ्रैक्चर की आसान थी कि एटीएलएस किया और उसके बाद फ्रैक्चर को रिपेयर कर दिया, लेकिन ब्रेन की इंजरी में बड़ी चीजें ख्याल रखनी। इंट्राक्रीनियल प्रेशर को ट्रीट करना है, हीमाटोमा है तो उसको ट्रीट करना है, फिट्स हैं तो उसको करना है, फ्रैक्चर ऑफ स्कल है तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है। सीटी स्कैन करवाना है, उसकी इंडिकेशंस मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आ जाती है जी नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे ब्रेन इंजरी में, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वॉइस नोटिस एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल हीमाटोमा करेंगे। अच्छा, मैं बात की थी नर्सिंग केयर। अब ये जो नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट है ना, ये आप तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख सकते हो। लाइक अगर आपके पास
पोलियो का पेशेंट आ गया, उसमें नर्सिंग केयर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आ गया है, नर्सिंग केयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, नर्सिंग केयर करनी पड़ेगी। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट बेड रिडन है तो आपको नर्सिंग केयर करनी पड़ेगी। एयरवे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका एयरवे मेंटेन करना। अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो आपने क्या करना है, अनकॉन्शियस वाले जो एयरवे मेंटेनेंस है वो सारी मेटीएलएस में बता कर आई, ओरोफिजियल एयरवे पास करना है, ठीक है, ताकि बैक फॉल ना हो जाए टंग का। सक्शन करनी पड़ सकती है, जितनी भी अंदर सिक्रीशन ब्लड है सबको सक करना है। और अगर जीसीएस 8 से कम हो, अगर जीसीएस 8 से कम हो तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करनी है, ठीक है। और ट्रेक्योस्टमी भी करनी पड़ सकती है। अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ना कर पाए, लाइक फेशियल ट्रोमा बहुत ज्यादा हो, तो आप ट्रेक्योस्टमी कर सकते हो। एनजी ट्यूब पास करनी होती है और साथ यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। फिर स्किन केयर बड़ी जरूरी होती है। स्किन केयर में क्या होता है कि जो एवरी 2 आवर आपने पेशेंट का पोस्चर चेंज करते रहना है ताकि प्रेशर या बेड सोर ना बन जाए। माउथ वॉश, ओरल कैविटी हाइजीन मेंटेन रखनी है। बोवल ब्लैडर केयर में ब्लैडर के लिए कैथेटराइजेशन कर देनी है और बोवल एवैक्यूएशन करानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वॉइस नोट में हम देखेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल और सबड्यूरल हीमाटोमा को। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।